तो हम सबसे पहले देखते हैं एरर्स। एरर्स मतलब अगर सिंपल वर्ड बोलूँ तो मिस्टेक्स, ठीक है। अगर हमसे कोई भी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या होती हैं, जो एरर्स होते हैं वो कि हमारी मेडिसिन बनाने में जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को चेंज कर देती है, ठीक है। एरर इज़ डिफाइंड एज एनी डिफॉर्मिटी, ठीक है, डिफॉर्मिटी प्रेजेंट इन मेजरिंग वैल्यू, हमारी मेजरिंग वैल्यू में कोई भी डिफॉर्मिटी हो। इट मे बी डेविएट फ्रॉम द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, ये और क्या करेगी, हमारे जो रिजल्ट आएगा उसकी एक्यूरेसी से उसको डेविएट कर देगी, उसको बदल देगी, ठीक है, मतलब उसके एक्यूरेसी को ख़राब कर देगी। उसके बाद इसकी अदर डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब देखो, मान लो कि एक 5 पैरासीटामोल लेते हैं हम, ठीक है, और पैरासीटामोल का जो 500 mg का पैकेट लेते हैं, ठीक है, उस 500 की mg के पैकेट में हमसे टैबलेट निकाल के देखते हैं कि उसमें 500 mg पैरासीटामोल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। पैरासीटामोल पैरासीटामोल 500 mg की, वो जो हमारी स्टैंडर्ड है, जो कि उसके पैकेट पे लिखी हुई है कि ये 500 mg की है, पर हम उसके एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने पे हमें क्या मिला कि वहाँ पे तो लिखा था 500 की है, पर वहाँ पे जो निकली है वो उसमें प्रेजेंट है वो 490 mg प्रेजेंट है, मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल प्रेजेंट है, ठीक है, उस मेडिसिन में। तो ये जो 10% है, ये जो है ना, ये एरर है। मिस्टेक्स की वजह से हमारी 500 mg में 490 प्रेजेंट है ओनली, तो ये 10 जो है अदर डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो 10% एरर आया है, ठीक है। तो ये जो 10% ये एरर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एरर के कितने टाइप होते हैं। एरर हैपन इन एनालिसिस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। दीज एरर्स में बी प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल, हम इनको पहचान भी सकते हैं और नहीं भी पहचान सकते। नेक्स्ट देखते हैं कि एरर के टाइप क्या हैं। सबसे पहले हम अगर देखें, एरर्स दो तरीके से आते हैं कि कैलकुलेटिव एरर, कि हमारी जो कैलकुलेटिव एरर, तो हमारी कैलकुलेशन में जो एरर हुआ है किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट लेने में। एंड नेचर एंड सोर्स ऑफ एरर, की किसी भी चीज़ के नेचर से या फिर कोई उसका अदर सोर्स है एरर आने का, ठीक है। सो कैलकुलेटिव एरर में कहते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। नेचर एंड सोर्स के एरर में मतलब कि डेटरमाइन, ये इसका नेचर है कि भाई ये डेटरमाइन हो सकता है, और सोर्स इसके अलग हो सकते हैं, भाई इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, पर्सनल एरर हो सकता है, तो वो, ठीक है। और ये इनडेटर्मिनेट एरर्स, मतलब इस इन एरर का हमें पता नहीं है ये कैसे आता है, तो इनके नेचर हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं और ये नेचर पे, और सोर्स क्या है उसका नेचर का, ठीक है, उस एरर का। तो नेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कैलकुलेटिव एरर। कैलकुलेटिव एरर्स में क्या है, मतलब नाम से पता चल रहा है, कैलकुलेशंस में जो हमारी मिस्टेक्स हुई हैं उनकी वजह से जो एरर आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटिव एरर बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू, जो हमारी एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आई है और जो हमें गिवन थी स्टैंडर्ड वैल्यू जो बुक में गिवन थी, उसमें जो डिफरेंस होता है, उस एरर को क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मान लो हम 500 mg की पैरासीटामोल लेते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी गिवन है पैकेट पे, पर हम उसको एनालाइज करते हैं तो 490 mg आता है, ठीक है। जो ये 10% का एरर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, और इसको क्या है, एब्सोल्यूट एरर। इसका फॉर्मूला क्या है एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है, क्या है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे हम स्टैंडर्ड से, ट्रू वैल्यू से, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। और मान लो तो देख लेते हैं एक बार, 490 माइनस 500, तो एरर कितने का आया, -10 का एरर आया है, ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, वो एरर, द रिलेटिव एरर इज़ द वैल्यू फाइंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। देखो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर क्या है, अगर हम एब्सोल्यूट एरर है जो हमारा है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी है, तो इसको हम किससे डिवाइड करें, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से, या फिर हमारी जो ट्रू वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलते हैं जो हमें गिवन होती है, ठीक है, कि इतनी की है, जो 500 है, ये ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। ये रिलेटिव एरर जो आया है कि उसको डिवाइड करना है, अगर इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो, कि कैसे, एक्सपेरिमेंटल माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल माइनस स्टैंडर्ड, ये जो हमारी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है,
और ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई हमारी। और इस पूरे को क्या बोला हमने, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला ये है, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस में स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू। ये इसका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट एरर एक्सपेरिमेंटल माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू। बस ये हमारे कैलकुलेटिव एरर थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है सेकंड वाला है, क्या है, नेचर एंड सोर्स ऑफ एरर्स की किस टाइप का नेचर है उस एरर का और उस एरर का सोर्स क्या है। ठीक है, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट वेरिएशंस एंड डिफरेंसेस इन द रिजल्ट्स आर कोज्ड बाय द एरर्स। ठीक है, जो एरर्स होते हैं वो हमारी जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, वेरिएशंस करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो गलत आता है रिजल्ट। दीज आर कोज्ड बाय वेरियस सोर्स एंड डिफरेंट नेचर। क्या है, इसके अलग अलग सोर्स होते हैं और क्या होता है, डिफरेंट नेचर के होते हैं। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। क्या है उसका, डेटर्मिनेट एरर और क्या है, इनडेटर्मिनेट एरर। तो ये तो उसके एरर्स नेचर है। ठीक है, कि डेटरमाइन हो सकते हैं, डेटर्मिनेट एरर जिनका हम पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनडेटर्मिनेट एरर को इनको नहीं कर सकते, इनका पता नहीं कर सकते। ठीक है, इनका पता नहीं लगा सकते हम, इनका पता नहीं लगा सकते। इनको हम डेटरमाइन कर सकते हैं पर इनको हम डेटरमाइन नहीं कर सकते, ये अननोन होते हैं, कहीं से भी आ सकता है ये एरर। सो डेफिनेशन, दीज एरर्स कैन बी डेटरमाइन एंड कैन बी इधर अवॉइड और करेक्टेड। ये जो एरर्स हैं इनका हम डेटरमाइन कर सकते हैं, इनका पता लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। और जो हमसे कमियाँ हुई हैं उनको ठीक भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटरमिनेट एरर ऑल्सो नोन एज अ सिस्टमेटिक एरर। इसको सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं क्योंकि हम इसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो क्या है, इसके पार्ट्स हैं, मतलब मेन जो ये हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, पर्सनल एरर्स, केमिकल एरर्स एंड एरर इन मेथोडोलॉजी। पहले मैं आगे पढ़ेंगे इनको। ठीक है, इंडेटर्मिनेट एरर क्या होते हैं, इंडेटर्मिनेट एरर आर ऑफन कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स। ये इंडेटर्मिनेट जैसे हमें पता कि नाम से पता चल, पता नहीं चलता एरर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट एरर, जो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, पता नहीं, और रैंडम होते हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी हो सकते हैं। दीज एरर्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एंड हैंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। और ये एरर्स इनका हम पता नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि रैंडम है, कहीं से भी हो सकते हैं, तो इनका हम पता नहीं लगा सकते कैसे हुए हैं ये एरर्स। और इनको फिर क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ से आया हुआ एरर, तो हम इनको नहीं कर सकते। वेरी लार्ज एरर आर अनलकीली टू अक्कर। ये जो है ये एरर्स हैं, ये लार्ज लेवल पे नहीं लगता, होता नहीं है। ठीक है, इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती, इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं, कहीं कहीं से आ जाती हैं, जिनको हम पता नहीं लगा सकते। द एरर्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड अकर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है भाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों की तरफ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की वो सेम है। ठीक है, इक्वली है। नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज, टाइप्स ऑफ डेटरमिनेट एरर्स देखते हैं अब। ठीक है, जिन एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उन एरर्स के टाइप्स। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो एरर आए हैं, मिस्टेक्स हुई हैं वो। ठीक है, दीज एरर्स आर caused by faulty equipments और low quality equipments which do not perform well। ठीक है, उन एरर्स की वजह से जो फॉल्ट इक्विपमेंट्स हैं और क्या है उनके अंदर लो क्वालिटी के हैं जो कि अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, तो रिएक्शंस में क्या आते हैं, एरर आते हैं हमारी। पर्सनल एरर सेकंड जो है, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर जो होता है किसी भी पर्सन की वजह से आता है भाई ये। ठीक है, दिस एरर अक्कर बाय पर्सनस, ठीक है, हु आर हैंडलिंग द मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, जो एनालिसिस करा रहा है ना उसकी वजह से आता है ये, उस पर्सन की वजह से। क्यों आता है, क्योंकि द एरर में बी रिजल्टेड ड्यू टू केयरलेसनेस और इग्नोरेंस, कि वो जो आदमी है वो लापरवाह है और केयर नहीं कर रहा है रिएक्शंस की, वही कि कैसे चल रही है, कोई भी ध्यान नहीं है। ठीक है, इवन बाय अनस्किल्ड पर्सन, और क्या है, अनस्किल्ड पर्सन को भी, किसी भी एरे गैरे को हम बोल दे कि भाई ये करना है, तेरे को एनालिसिस करनी है, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा ना, उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, तो कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आता है। दिस एरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिव एरर। और जो ये एरर है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव एरर भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसको ऑपरेट कर रहा है ये एरर उसके वजह से आया है, कि वो अनस्किल्ड है, उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव एरर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर भी बोलते हैं, किसी पर्सन के द्वारा जो एरर आया है उसकी नॉलेज नहीं है उसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है केमिकल एरर। ठीक, केमिकल एरर क्या होता है, जब भी हमारे केमिकल्स और रिएजेंट्स की वजह से जो एरर आते हैं, दीज एरर आर
resulted by using chemicals and reagents with impurities or contaminants which may interfere the reaction and thus affect the results। जो केमिकल्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, वो हमारी क्या करते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अगर वो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो हमारी रिएक्शन में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, दखल अंदाजी डालेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रिएक्शन का जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा और हमारा रिज़ल्ट ख़राब होएगा, ठीक है, जिससे कि हमारी रिएक्शन में क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है एरर्स इन मैथडोलॉजी, ठीक है। दिस इज मोस्ट सीरियस एरर इन एनालिसिस एज एरर अराइजेज ड्यू टू फॉल्टी मेथड। देखो नाम से पता चल रहा है कि भाई एरर इन दी मैथडोलॉजी, की मेथड्स को परफॉर्म करने में जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं उसकी वजह से जो हमारी रिएक्शंस में एरर आए हैं, एनालिसिस में एरर आए हैं, तो यही है, ठीक है। ड्यू टू फॉल्टी मेथड्स, हमारे फॉल्टी मेथड्स को परफॉर्म करने की वजह से एरर आए हैं। लाइक हमने सोल्यूबिलिटी की है, उसको स्लाइटली सोल्यूबल किया, अच्छे से सोल्यूबल नहीं किया उसको, उसमें अच्छे से सोल्यूबल नहीं किया उसे। नेक्स्ट जो है इनकम्प्लीट रिएक्शंस, अगर किसी रिएक्शन को इनकम्प्लीट कर दिया, उसका अच्छे से रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर वो रिजल्ट अधूरा ही होगा, तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है, एसेट्रा। एरर ऑफ दिस कैटेगरी आर यूजुअली डिटेक्टेबल एंड कैन बी एलिमिनेटेड टू लार्ज एक्सटेंट। जो ये है इनको हम क्या, एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनको क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं टू द लार्ज एक्सटेंट, पूरी हद तक, मतलब बिल्कुल इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये थे एरर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड टू मिनिमाइज एरर्स, ठीक है। एरर्स को कैसे मिनिमाइज करना है, जो एरर्स आ रहे हैं हमारी एनालिसिस में उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो क्या है, देखिए, एरर कैन बी मिनिमाइज बाय अंडरस्टैंडिंग दी सोर्स। क्या सोर्स है उस एरर का, वो समझ के हम उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। टाइप ऑफ एरर, किस तरह का एरर है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। थ्रूली द प्रिडिक्टेबल एरर कैन बी मिनिमाइज बाय दी correcting the factor of directly, and unpredictable error can be minimized by the following standard protocols, ठीक है, एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP स्ट्रिक्टली। तो ये बात बोली है कि एरर के नेचर्स पे डिपेंड करता है और उसका सोर्स पे डिपेंड करता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करके क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं एरर को। अब देखो जो प्रिडिक्टेबल नेचर के हैं, जो जिनका हम पता लगा सकते हैं, उन एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं क्या करके, उन फैक्टर्स को डायरेक्टली करेक्ट करके, ठीक है, जिनसे वो एरर आए हैं। और जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का हर एक जो रूल्स है उसको अच्छे से ध्यान से फॉलो करके, हर एक चीज़ का ध्यान रख के वो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली, जो हमारी लैब में जो भी गलती हो उसको भी क्या करें, उसको स्ट्रिक्टली करेंगे, तो पूरे ध्यान से, क्योंकि इसमें कहीं से भी एरर आ सकता है, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है वो है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से है, तो इंस्ट्रूमेंट्स को हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेंगे तभी होएगा ये एरर एलिमिनेट। तो दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय चेकिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर एनालिसिस। उन एलिमेंट्स को चेक करके, भाई जो एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कि वो फॉल्टी तो नहीं है या नहीं है, ठीक है। फॉल्टी इक्विपमेंट शुड बी करेक्टेड बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो फॉल्ट इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है वहाँ पे, उसको एलिमिनेट करके अच्छे करेक्ट इक्विपमेंट रख के, ठीक है, रीचेक्ड फॉर एक्यूरेसी, और जो है उनकी एक्यूरेसी के लिए, मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छे हैं, अच्छे से काम करने वाले हैं, तो ये चेक करके, उनकी एक्यूरेसी चेक करके हम तभी उनको सेटअप करना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो पर्सनल एरर है, जो कि भी किसी भी अनस्किल्ड पर्सन को एनालिसिस के लिए यूज़ करके जो एरर आए थे, ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्ड पर्सन शुड बी यूज फॉर एनालिसिस, ठीक है, और द नॉलेज शुड बी एंश्योर ऑफ द ऑपरेटर विच इज परफॉर्मिंग एनालिसिस। तो इसने क्या बोला है, स्किल्ड पर्सन को यूज़ कर सकते हैं हम एनालिसिस कराने के लिए, और क्या है भाई, हमें जो ऑपरेट कर रहा है उसको, उस ऑपरेटर की, जो पर्सन है जो उसको एनालिसिस को ऑपरेट कर रहा है, उस पर्सन की नॉलेज का भी हमें क्या करनी चाहिए, एंश्योर करनी चाहिए कि भाई वो उसके लायक है भी या नहीं है, उसके उतनी नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है केमिकल एरर। केमिकल एरर की वजह से आया था कि जो हमारी केमिकल्स और रिएजेंट्स में इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, उनकी वजह से हमारे केमिकल रिएक्शंस में, एनालिसिस में एरर आ रहा था। पर अब क्या है कि इसको एलिमिनेट करने के लिए जो मेन पार्ट था वो इम्प्योरिटी थी, जिससे एरर आ रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, उन केमिकल्स और रिएजेंट्स में इम्प्योरिटी ना लें, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं,
स्टैंडर्ड केमिकल फ्रॉम, ठीक है, केमिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड केमिकल फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स विदाउट इम्प्योरिटी मस्ट बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। देखो ऑथेंटिक जो भी जाने माने एक सोर्स से, अच्छी एक अथॉरिटी से, हमें एक जो सोर्स है, अथॉरिटी है, उससे लेने चाहिए सभी केमिकल्स और रिएजेंट्स, जो कि उनमें क्या है, हमारे वो नहीं है, केमिकल्स में इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तभी हमारी जो है क्या होगा, रिएक्शन में एरर नहीं आएगा एक तो। दूसरा जो है द क्वालिटी ऑफ केमिकल एंड रिएजेंट्स कैन बी चेक्ड पीरियोडिकली एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइन। और जो हमारे केमिकल्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट को भी चेक करना चाहिए कि भाई केमिकल्स यहाँ तक है या नहीं है, कि फिर वो उन्होंने काम करना बंद नहीं कर दिया कि भी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, रखे रहते हैं लैब्स में तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी आता है। ठीक है, वही बात लिखी है, केमिकल्स एंड रिएजेंट्स कैन बी चेक्ड पीरियोडिकली, समय समय पे हमें केमिकल्स को चेक करना चाहिए, उनकी क्वालिटी को चेक करना चाहिए कि भाई वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइन। स्टैंडर्ड गाइडलाइन की वही इतने 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी उनकी हमें चेकिंग करनी पड़ती है, तो वो हमें चेक करना चाहिए समय समय पे, जिससे कि वो हमें पता चल जाए भी केमिकल जो है ख़राब नहीं हुआ है, वो ठीक है, जिससे कि हमारे एरर्स बिल्कुल मिनिमाइज खत्म हो जाएं केमिकल एरर्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, जो फोर्थ है वो क्या है, एरर्स इन मेथडोलॉजी। जो हमारे मेथड्स में हमने क्या की थी, गलतियाँ की थी, मिस्टेक्स की थी, जिनसे जिनसे हमारे एनालिसिस में एरर्स आ रहे थे, तो उनको हम कैसे अवॉइड करेंगे। देखो, एरर्स कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग दी स्टैंडर्ड मेथड्स विद प्रॉपर रेफरेंस। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन बाय स्किल्ड पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज दिस एरर्स। ठीक है, कि जो मेथड्स हमारे बुक में गिवेंस हैं उनको हम प्रॉपरली फॉलो करें, और क्या है प्रॉपर रेफरेंस, कि भाई जो हमारा रेफरेंस है, जो भी हम बुक ले रहे हैं, वो बुक जिससे हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, उसका ध्यान रखें रिएक्शन का, भाई कैसे टाइम टू टाइम उसको ऐसे रखें, ध्यान रखें उसका। एंड बाय स्किल्ड पर्सन, और क्या होना चाहिए, एक स्किल्ड पर्सन जिसको सारी चीज़ों का नॉलेज हो, उस पर्सन का हमें यूज़ करना चाहिए एनालिसिस के लिए, जो कि उसको अच्छे से कर सके। एंड देन मिनिमाइज द एरर, जिससे कि हमारे एरर्स क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, बाय स्किल्ड पर्सन कैन बी द एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज दिस एरर्स। और जो क्या है भाई, हम एक स्किल्ड पर्सन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं दिस एरर्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इनडेटर्मिनेट एरर है, देखो इसको हम पता है कि इनडेटर्मिनेट जिसका हम पता नहीं लगा सकते बिल्कुल भी, सिंस इनडेटर्मिनेट एरर कैन आर नॉट प्रिडिक्टेबल, पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, द एंटायर प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस शुड बी कैरिड आउट इन ए वेल प्लान मैनर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, कि हमें जो पूरा भी जो जितना भी पूरा प्रोसीजर है उसको बड़े ध्यान से क्या करना पड़ेगा, वेल प्लान मैनर से। ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटीज़, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, कुछ भी नहीं उसमें ख़राबी होनी चाहिए, सब चीज़ की मॉनिटरिंग एक्यूरेटली करनी चाहिए हमें। ठीक है, जिससे कि बीच में कोई भी छोटा मोटा एरर ना आ सके, क्योंकि हमें पता नहीं चलता इंडेटर्मिनेट एरर का, तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम उसका एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमें शुरुआत से लेकर लास्ट तक उसका पूरे अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजंस जो है रिजल्ट के, वो ठीक बने रहे। ठीक है, एक्यूरेसी बनी रहे उस रिजल्ट की। ठीक है, तो हम इस तरह हम इंडेटर्मिनेट एरर को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, सब देखते हैं हम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, देखो द टर्म एक्यूरेसी रेफर्स दैट हाउ मच क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू, कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, ये हम एक्यूरेसी बोलते हैं। अगर ट्रू वैल्यू हमारी कितनी होती थी 500 mg की, जो पैरासीटामोल की थी, और जो मेजर्ड वैल्यू निकली थी 490 निकली थी। अगर ये तो एक्यूरेसी नहीं है, ये तो एरर है। ठीक है, पर एक्यूरेसी की बात करें तो कितनी होनी चाहिए थी, मेजर्ड वैल्यू शुड बी कितनी होनी चाहिए थी, 499.9% होनी चाहिए, तब जाके ये एक्यूरेसी की बात होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी क्लोजनेस को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। कि तो ये 500 mg है, तो ये 499.9% जो है mg मिलीग्राम, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। और क्या रिलेशन क्या है एक्यूरेसी और एरर के बीच का, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो एरर कम होंगे, अगर एरर ज़्यादा होंगे तो एक्यूरेसी कम होगी, वही बात लिखी है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है क्या है, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है भाई, ये एवरेज वैल्यू होती है हमारी एक्यूरेट अमाउंट की।
ठीक है। प्रिसीजन इट इज़ रेफर दैट डिग्री ऑफ क्लोजनेसनेस बिटवीन दी सेवरल मेजरमेंट ऑफ दी सेम क्वांटिटी ऑफ अ सैम्पल बाय सेम मेथड। अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करें या फिर एनालिसिस करते हैं किसी, ठीक है, तो मान लो ये जो हम कर रहे थे, तो उसमें जो भी रिजल्ट्स आते हैं हमारे, ठीक है, रिजल्ट्स हम उसका 4 टाइम्स करते हैं मान लो, तो 4 टाइम्स में जो हमारे अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग जो रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एनालिस्ट करते हैं, परफॉर्म ए सैम्पल दैट कंटेन 70% 10, जो उसका 70% जो हमें कंफर्म है कि इतना प्रेजेंट है, हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है प्लस माइनस उसमें ऐड भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है 0.04। तो हम एनालिसिस करते हैं और हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, पहली बार जब हम करते हैं तो उसमें क्या मिलता है 17.07 मिलता है, सेकंड में क्या मिलता है 70.18 मिलता है। देखो इसमें 3 कम है, इसमें 8 ज़्यादा है, 70.08 मिलता है, 17.14 मिलता है। देखो ये मिलते हैं हमें, तो ये 70 में से एक्यूरेट है, पर जो यहाँ पे है ये एक्यूरेट नहीं है ना हमारा। तो अब इसमें क्या निकलता है हमारा एवरेज जो वैल्यू लेते हैं हम, कि भाई एवरेज हो जाए सिग्निफिकेंट, मतलब 70.12 जो हमारी एवरेज वैल्यू है इसकी, ठीक है, एवरेज वैल्यू है ये हमारी 70.12। तो हम इसको क्या बोलते हैं प्रिसिजन, कि एक्यूरेट वैल्यू जो हो हमारी 3-4 बार करने के बाद जो एक्यूरेट वैल्यू मानी जाए, प्रिसिजन एवरेज वैल्यू मानी जाए, उसको हम बोलते हैं प्रिसिजन वैल्यू, ठीक है। और क्या नेक्स्ट क्या है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आर correlated to each other. Accuracy represent correctness of measurement वाहिद। देखो एक्यूरेसी जो होती है हमारी किसी भी मेडिसिन में, एनालिसिस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है कि अगर 500 है तो उसमें 500 प्रेजेंट है या नहीं, उससे थोड़ा कम हो सकता है, मान लो 499.9%, तो इतनी मानी जा सकती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं एक्यूरेसी बोलते हैं। ये तो 490 तो उसमें क्या था एरर था 10% का। तो और जो प्रिसीजन होता है वो क्या करता है रिप्रेजेंट करता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, कि हम अगर दोबारा कर सकते हैं तो उसमें क्या है कितना प्रेजेंट हो सकता है। तो देखो कितनी बार किया है, तो इसमें हमें एवरेज वैल्यू क्या मिलती है, हमें 7.12 मिलती है। तो एवरेज वैल्यू ही को क्या बोल सकते हैं हम प्रिसीजन वैल्यू बोल सकते हैं, जो कि बहुत सारी सेवरल मेजरमेंट्स का क्लोजनेस बताया हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। और जो हमारी सिग्निफिकेंट, अब देखते हैं सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती हैं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि हमें ज़रूरत होते हैं किसी भी रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट देने के लिए जो नंबर्स मेन होते हैं उनको दिखाने को हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। इट शुड बी क्लियर दैट द जीरो आर द एम्प्लॉय टू डिनोट द सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ मेजरमेंट। जो सिग्निफिकेंट फिगर देने में ज़ीरो की जो मेजरमेंट, ज़ीरो जो होती है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर, इट शुड बी क्लियर दैट ज़ीरोज़ आर एम्प्लॉयड टू डिनोट द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मेजरमेंट। जो ज़ीरोज़ होती हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मेजरमेंट को क्या करती है डिनोट करवाती हैं, क्योंकि देखो आगे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर लाइक ये जो है इसमें ज़ीरोज़ हैं, ये हमें एग्जैक्ट आंसर दे रही है। देखो इसमें जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है, पर कुछ द हेयर ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट एज दे एक्सप्रेसिंग द एग्जैक्ट क्वांटिटी, ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहे हैं। पर सेम ही देख लें एक बार, नंबर लाइक 0.0035, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो गया आ चुकी है, तो एक अच्छे से नंबर नहीं डिफाइन हो रहा है, मतलब बहुत कम है, कितना ही लेंगे इसमें। तो हेयर ज़ीरोज़ आर नॉट सो इम्पोर्टेंट सो कैन रिप्रेजेंट एज 0.3.5 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं कि हमें इन 3 ज़ीरोज़ को राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है, जिससे कि हमारी ये जो हमारी डिजिट आई है ये कुछ एग्जैक्ट नंबर को डिफाइन करती है। ये नहीं बता रही थी कितना है ये, पर एग्जैक्ट नंबर को डिफाइन करती हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो गाइस जो हमारा चैप्टर है वो हो गया है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।